नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक वर्ल्ड में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13,500 से ज़्यादा भर्ती निकाली है, ध्यान रखिएगा। और क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है आपके लिए, अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेशन आज का ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूरा। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स होता है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। साथ में इसके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर भी डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों आपका 1 बाय 1 यहाँ पे कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इसका जो टाइम पीरियड है और कौन कौन सी बैंकें इसमें आई हैं। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर इंडिया में सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियों की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही कई सारी बैंकें स्थापित की गई, लेकिन अर्ली फेस और जिससे बात करते हैं आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, तो इस तरीके से यहाँ समझने में आसानी होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आज़ादी से पहले का जो टाइम है, ध्यान रखिएगा, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो 1947 से पहले का। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है इसका ध्यान रखिएगा 1947 1991, और थर्ड फेज़ है 1991 के बाद जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो 3 फेज़ में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज़ादी के पहले की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहली भी जो बैंक यहाँ पे स्थापित की गई है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। उस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ पे, ठीक है, जिसकी स्थापना 1770 में यहाँ पे की गई थी। 1770 में इस बैंक की स्थापना की गई थी, और बाद में ये बैंक फेल हो जाती है 1832 में, ठीक है। यहाँ पे आपसे कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी, या सबसे पहली बैंक जो भारत में स्थापित की गई थी उसका क्या नाम था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहली बैंक जो भारत में स्थापित की गई थी वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो बैंकें फ़ेल होती थी, इसका भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे जान लीजिएगा कि उस समय तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी कोई सेंट्रल बैंक थी नहीं जो बैंकों के लिए एक निर्धारित पॉलिसी बनाती और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बैंकें के काम करती। तो कोई व्यवस्थित प्रणाली ना होने की वजह से, ध्यान रखिएगा, बैंकें फ़ेल होती थी। और उस समय कोई भी बैंक खोल के बैठ जाता था, ध्यान रखिएगा, उनको नियंत्रित करने वाला कोई मतलब एक तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी जो रेगुलेट करती बैंकों को, ठीक है। तो इनके फेल होने का रीज़न भी बहुत ही साधारण सा था, क्योंकि बैंकें उस समय जो काम करती थी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती थी। उनका मुख्य काम यही होता था कि लोन देना, ठीक है। स्टार्टिंग में बैंकों का जो मेन काम था यही काम था। और जो बैंकें ज़्यादा लोन देती थी, जाहिर सी बात है, बाद में वो फेल हो जाती थी, क्योंकि युद्ध का टाइम होता था, या फिर बैंक से पैसा निकाल के युद्ध वगैरह में लगा दिया जाता था। तो एक ये भी रीज़न होता था बैंकों के फेल होने का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 से लेकर 1791 तक काम करती है, ठीक है। इनके बारे में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताना ज़रूरी है। लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अवध कमर्शियल बैंक भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। अवध कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें 1881 से 1958 में स्थापित की गई थी। तो ये 3 बैंकें हैं जो स्टार्टिंग में आई थी। इसके बाद कुछ बैंकें और आई हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे बात करें इलाहाबाद बैंक 1865 में ओल्डेस्ट बैंक में से एक है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान रखिएगा, उस समय 1894 में स्थापित की गई थी, जो कि पाकिस्तान में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि बंटवारे के बाद आप पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया, तो स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान में ही थी। इसके बाद अगर हम बात करें, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1906 में स्थापित हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। बड़ौदा के राजा सयाजी राव थर्ड ने इसकी स्थापना करी थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित की गई।
इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंकों की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंसी बैंक के तीन इसके प्रेसिडेंसी बैंक के तीन थी जिनकी स्थापना की गई, और ये बैंकें खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में की गई, बंगाल में ही। इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बॉम्बे में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सी हैं। तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक हैं, एक है बैंक ऑफ बंगाल, दूसरी बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरी बैंक ऑफ मद्रास। इनका ईयर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीन प्रेसिडेंसी बैंक है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई। बाद में इनको फेल होने से बचाने के लिए 1921, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और एक नई बैंक बनी मर्ज करके, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन तीनों बैंकों को मिला के बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज द लेटर रीनेम्ड एज 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 को इसी को SBI के रूप में जाना गया। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। एक्चुअली SBI का पुराना नाम कभी कभी पूछ लेता, तो SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तीन प्रेसिडेंसी बैंकों से मिलकर बनी है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी SBI की स्थापना ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 1955। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि 1 जुलाई 1955 को बना, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें RBI की, तो RBI आपका स्थापित होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई, हिल्टन एंड कमीशन कमेटी। महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कमेटी कब बनाई गई? 1926 में। इसके बाद RBI वो सेटअप, RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई एज ए सेंट्रल बैंक, या फिर कह सकते हो रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक ही बात है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड फेज़ की बात करते हैं, जो कि 1947 से 1991। देखो RBI के बारे में डिटेल में हम लोग दूसरी क्लास में भी जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग मेन थोड़ा सा जानते हैं स्टार्टिंग में कैसे कैसे क्या हुआ है। वहीं अगर हम बात करें जो सेकंड फेज़ था 1947 से 1991, द मेन करेक्टरिस्टिक इसके जो थे, ध्यान रखिएगा, इस फेज़ के नेशनलाइजेशन हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से क्या मतलब होता है? नेशनलाइजेशन, बैंकों के नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे किसी बैंक के जो शेयर हैं, ध्यान रखिएगा, अगर 50% से अधिक शेयर यहाँ पे बैंकों के गवर्नमेंट के द्वारा खरीदे गए, ठीक है, बैंकों के 50% से अधिक शेयर भारत सरकार के द्वारा खरीदा गया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और अगर किसी भी बैंक में सरकार की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी हो जाती है, तो उस बैंक पे सरकार का अस्तित्व हो जाता है, मतलब वो सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीयकरण है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण को करने की ज़रूरत क्या थी? जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। अलग अलग सेक्टर में भेदभाव होता था, ध्यान रखिएगा कि बैंकें कुछ सेक्टर में इन्हें जान लगता था कि प्रॉफिट होगा, लोन देंगी, कुछ सेक्टर में लोन नहीं देती थी, ठीक है। किसानों के लिए लोन नहीं दिया जाता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लोन नहीं दिया जाता था। इन पर अगर हम बात करें, सरकार का नियंत्रण नहीं था। ये कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से इनको नेशनलाइज करना पड़ा। सरकार की बातें ये मानते नहीं थे, पॉलिसी मानती नहीं थी, तो जाहिर सी बात है इस पर सरकार का नियंत्रण होना ही था। तो और यहाँ पे पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण में सबसे ज़्यादा किस प्रधानमंत्री का योगदान? तो आप ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली बार जो राष्ट्रीयकरण होता है, यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का। इसके बाद 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। तो 2 चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों की संख्या यहाँ पे ध्यान रखना, पहले चरण में कितनी बैंक है? 14 बैंक्स,
दूसरे चरण में कितनी बैंक है? 6 बैंक्स, और दोनों का ईयर, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इन द ईयर 1949 1 जनवरी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज। 1 जनवरी 1949 को अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हमने बताया कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी जब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वे कौन कौन सी बैंकें थीं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक जिसे यूको बैंक हम कहते हैं, इसके बाद केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक। और जो 6 बैंकें राष्ट्रीयकृत हुई, इनके बारे में अगर हम बात करें तो 1980 में जो 6 बैंकें नेशनलाइज हुई थी, उसमें से एक है आपकी आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। न्यू बैंक ऑफ इंडिया बाद में पीएनबी में मर्ज कर दी जाती है। इसको आरबीआई के आदेश पर पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया जाता है। और इसके बाद देखते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, आरआरबीज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आरआरबीज की स्थापना होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट और जानना जरूरी है कि जो बैंकें 1980 में नेशनलाइज हुई थी, इनके नाम ध्यान रखिएगा। अगर आपसे 5 ऑप्शन दे के पूछता है तो हो सकता है 4 बैंक यहाँ पे हों और एक बैंक उस 1969 में जो नेशनलाइज हुई उसका नाम दे सकता है। तो उसमें ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी बैंक नेशनलाइज नहीं हुई 1980 में, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी बैंक 1980 में नेशनलाइज हुई। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रिक भी बताता हूँ याद करने के लिए कि कौन सी बैंक 1980 में नेशनलाइज हुई। अगर ये आपको याद हो गया तो बाकी 1969 में आ जाएंगी। पर्सनल असिस्टेंट OBC, P से पंजाब एंड सिंध बैंक, A से आंध्रा बैंक, O से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जैसे OBC है तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रखेंगे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। B से विजया बैंक समझेंगे, और C से यहाँ पे हम लोग समझेंगे कॉरपोरेशन बैंक। फिर से बता देता हूँ, 1980 में कौन कौन सी बैंक नेशनलाइज हुई, इसकी एक ट्रिक है। पर्सनल असिस्टेंट OBC, P से पंजाब एंड सिंध बैंक, A से आंध्रा बैंक, O से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, B से विजया बैंक, C से कॉरपोरेशन बैंक। इसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में मर्ज हो जाएगी। तो बाकी जितनी बैंकें आएंगी वो सभी आएंगी 1969 में जो नेशनलाइज हुई हैं। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा अगर ये 5 बैंकें याद हैं तो। वहीं बात करते हैं ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नरसिम्हा कमेटी बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए, जिसे आप आरआरबीज भी कहते हो। तो आरआरबीज की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को देश में की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये डेट, एग्जाम में पूछा जाता है। और कमेटी भी आपसे पूछी जाएगी कि किस कमेटी की सिफारिश पर की गई, तो नरसिम्हा कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है 2 अक्टूबर 1975 को। और पहली जो ग्रामीण बैंक थी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थापित की गई, इसका नाम था प्रथमा बैंक, जिसका नाम है प्रथमा बैंक। तो बहुत आसान है, प्रथम ग्रामीण बैंक, तो प्रथम ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में स्थापित की गई, जिसका नाम है प्रथमा बैंक। इसकी एक स्पॉन्सर बैंक होती है जिसे प्रायोजक बैंक कहते हैं। तो प्रायोजक बैंक इसकी थी सिंडिकेट बैंक। प्रायोजक बैंक जो है वो है सिंडिकेट बैंक। वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट बैंक की, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। एग्जिम बैंक 1982 में आया, NHB 1988 में आया, सिडबी की स्थापना 1990 में की गई। राष्ट्रीयकरण का क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्प्रूव्ड इफिशियंसी इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में मतलब थोड़ा सा तेज़ी आई, सिंस द पब्लिक
कॉन्फिडेंस गॉट बूस्टेड। जैसे कि राष्ट्रीयकरण के कई सारे प्रभाव पड़े। हमने बताया कि राष्ट्रीयकरण से एक तो सरकार का उस पर नियंत्रण हो गया, बहुत सारी जो डिस्पैरिटी थी वो दूर हुई, सरकार आसानी से अपनी गाइडलाइन को जारी कर सकती थी, इनको उसे मानना पड़ता था, अपनी स्कीम्स लॉन्च कर सकती थी। इसमें जो प्राइवेट, क्योंकि जो बैंकें थी वो सब प्राइवेट ओनरशिप में थी, तो उनके जो अधिकार थे वो ख़त्म हुए, उनकी मनमानी ख़त्म हुई। एग्रीकल्चर और स्मॉल मीडियम सेक्टर जो थे, ध्यान रखिएगा, या जो छोटे उद्योग थे उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उनको लोन दिया जाने लगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बैंकों को अपनी जो ब्रांचेस है, ध्यान रखिए, बैंकों को अपनी ब्रांचेस को बढ़ाने में भी मदद हुई। बैंक अपनी ब्रांच जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अब बढ़ाने लगी, क्योंकि जो बैंकें थी यहाँ पे बैंकों को अनिवार्य रूप से 25% अपनी ब्रांचेस ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य है। ये भी आरबीआई की गाइडलाइन है। 1991 जो थर्ड फेज आता है, यहाँ पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सुधार होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलपीजी मॉडल आता है, एलपीजी मॉडल आता है, और अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन आता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इसका मतलब होता है कि जो सरकार की पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा मतलब छूट दी जाती है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योग स्थापित कर सकें, उद्योग लगा सकें। Even after nationalization and the subsequent regulation that followed, a large portion of masses of untouched by the banking services। जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज से बहुत मतलब इसके बाद जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह आता है, और बैंकिंग सर्विसेज से बहुत सारे लोग दूर थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन या लिबरलाइज व्यवस्था जो लागू की जाती है, वहाँ पे कुछ आसान नियम या ऐसे नियम बनाए गए ताकि पब्लिक को आसानी हो, असुविधा ना हो, नए नए उद्योग स्थापित किए जा सके, उन्हें आसानी से लाइसेंस जारी किया जा सके। तो ये लिबरलाइजेशन है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें तो नरसिम्हा कमेटी बनाई गई 1991 में, और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, जैसे कि इन्हीं के द्वारा जो नरसिम्हा कमेटी बनाई, इन्हीं के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग क्षेत्र में आने लगे। ठीक है, और भी लोगों को लाइसेंस बैंक के क्षेत्र में दिया जाने लगा। तो यहीं पे अगर हम बात करें, आरबीआई ने 10 प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस जारी किया। ठीक है, इसमें से कुछ जो चल रही हैं, कुछ के लाइसेंस भी रद्द हुए हैं, कुछ बैंकें बंद भी हो गई हैं। तो अगर अभी हम बात करें जो बैंकें मार्केट में चल रही हैं इस समय, जो सबसे बड़ी बैंकें हैं जिनको लाइसेंस जारी किया गया था, तो इनमें से जो बड़ी बड़ी बैंक हैं जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड डीसीबी बैंक। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर की कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, प्राइवेट बड़ी बैंकें हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और फिर एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं लिबरलाइजेशन। बैंकिंग सेक्टर में जो लिबरलाइजेशन है, इसका अर्थ ये होता है कि नरसिम्हा कमेटी जो 1991 में बनाई गई, इनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर को भी बैंकिंग का लाइसेंस या बैंक का लाइसेंस दिया जाए। इसी के बाद रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 10 प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिया गया, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग बैंकें स्थापित की गई, जिसमें से कुछ बैंकें अभी भी हमारे देश में काम कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बैंकों की अगर हम बात करें, जो है मुख्य रूप से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड और डीसीबी बैंक, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 1998 में नरसिम्हा कमेटी अगेन यहाँ पे आती, ध्यान रखिएगा, उसने रिकमेंड किया एंट्री ऑफ मोर प्राइवेट प्लेयर्स, कुछ और प्राइवेट बैंकों के को यहाँ पे लाइसेंस जारी किया जाए। और आरबीआई ने इसके बाद अगर हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक को 2001 में और येस बैंक को 2004 में लाइसेंस जारी किया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, आरबीआई के द्वारा इन बैंकों को लाइसेंस जारी किया गया। वहीं अगर हम बात करें इलाहाबाद बैंक की, इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापित हुई, और इलाहाबाद बैंक को ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक,
तो ये है आपकी इलाहाबाद बैंक। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन है? इलाहाबाद बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो ये इंपीरियल बैंक, जो कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर बनाई गई थी। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विद लिमिटेड लाइबिलिटी, वो थी अवध कॉमर्शियल बैंक। छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वहाँ के नवाब के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये बैंक बनाई गई थी, अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 में फैजाबाद में। वहीं कुछ और बैंक के संबंधित इंपॉर्टेंट बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इज़ द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज बाय इंडियंस विच वॉज स्टैब्लिश इन लाहौर। तो पाकिस्तान के लाहौर में, ध्यान रखिएगा, इस बैंक को स्थापित किया गया था और पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा मैनेज की गई बैंक कहा जाता है इसे। पहली स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। और इसकी टैगलाइन में इसका नाम, जैसे कि इसका ईयर भी है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, इसकी टैगलाइन भी है। एक ऐसी बैंक जिसके टैगलाइन में उसका स्थापना वर्ष भी आता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन जो है स्थापित किया गया था जब इस बैंक को, तो उसमें उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने 1919 में। तो ये कुछ फैक्ट हैं बैंक के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से चालू होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।